हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी का L1 ऑनलाइन प्रोग्राम में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि लास्ट क्लास का आपका सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जहाँ डाउट हो आप ज़रूर से वहाँ आप डाउट सेक्शन में व्हाट्सएप कर दे अपने सारे डाउट, जिससे क्या होगा कि मेरे तक भी आते रहेगा कि अगर आपको कोई डाउट है तो मैं उसे फिर दोबारा क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग 71 क्वेश्चन तक कर लिए थे। नेक्स्ट है हमारा 72। ये पूछ रहा है इज़ वेट इज़ अ फोर्स, राइट द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो इनका क्वेश्चन ये है कि क्या वेट एक तरह का फोर्स है, अगर हाँ तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा। तो हाँ, वेट एक तरह का फोर्स है। वेट क्या होता है, अगर आप कहीं किसी पोजीशन पे खड़े हैं या कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको अर्थ अपने तरफ से कितने फोर्स से खींच रहा है उसे हम वेट कहते हैं, है ना। वेट का फॉर्मूला हमने बताया था mg, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है ma, है ना, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी अर्थ कितनी तेज वो फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, वही उसका क्या हो जाता है, वेट हो जाता है mg। तो बिल्कुल वेट एक तरह का फोर्स है जिसका ऐसा यूनिट न्यूटन है। जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। हर फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन। तो उसमें कुछ है नहीं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स। तो देखिए हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स में दो तरह के फोर्स हमने पढ़े, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स में जो फोर्स लगा रहा है और जिस पे फोर्स लग रहा है दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जो फोर्स लगा रहा है और जिस पे फोर्स लग रहा है वो एक्चुअल कॉन्टैक्ट में नहीं आते। कॉन्टैक्ट फोर्स के फिर हमने 6 एग्जाम्पल देखे थे, मतलब 6 टाइप देखे थे। सबसे पहले मस्कुलर फोर्स जो मसल्स लगाते हैं, मैकेनिकल फोर्स मशीनरी लगाती है, टेंशन फोर्स जो धागे रस्सी जिसमें खिंचाव की वजह से होता है, चौथा नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जो स्प्रिंग में लगता है कंप्रेस या स्ट्रेच करने पे, और लास्ट फ्रिक्शन फोर्स जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने देखा था 3 तरह का, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। बेसिकली 4 तरह के देखे थे हमने, ठीक है, तो याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन 1 kgf। तो ये क्या है इसे देखते हैं। तो आपका जो 1 kgf है ना, ये बेसिकली है किलोग्राम फोर्स, यानी कि 1 kg पे कितना फोर्स लगेगा। यानी कि अगर हमने ये 1 kg का ऑब्जेक्ट ले लिया तो अर्थ इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो कितना लगाएगा। तो अगर आपका मास देखें तो मास कितना हो गया 1 kg, और एक्सीलरेशन जो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर है वो कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 kgf आ जाएगा, यानी 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही यूनिट होता है न्यूटन का। तो ये कितना आ जाएगा 9.8 न्यूटन, यानी कि 1 kgf आपका 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फोर्स स्केलर और वेक्टर। क्वेश्चन है इज फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। मिसप्रिंट हो गया, इफ आ गया है। तो देखिए क्या हमने बताया है कि फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। फोर्स हो गया, वेट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। हमने कहा था कि ये कुछ एग्जाम्पल आप जरूर से याद कर लीजिएगा, ये सब एक वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी हम लोग बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए ये हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक टाइप था। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, दो चार्ज बॉडी लेते हैं Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने R रखा, दोनों के बीच चार्ज के बीच का सेपरेशन R है, तो इनके बीच एक फोर्स अप्लाइड होता है जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। यानी चार्ज इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट, यानी जब दोनों चार्ज किस में रहें, रेस्ट में, तो ये दोनों चार्ज फिक्स्ड है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। मैं इसे स्मॉल Q1 Q2 लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ स्मॉल Q1 Q2 से रिप्रेजेंट किया। तो यही होता है, ये जो फोर्स आ रहा है यही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो इस मेन यूज ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, कि स्प्रिंग बैलेंस का मेन यूज क्या है। तो देखिए हमने कहा था स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो बेसिकली आपका वेट नापने के मेजर करता है। आपने ऐसा देखा होगा, बहुत कॉमन है, जो सिलेंडर लेके आते हैं आपके घर में डोमेस्टिक, वो क्या करते हैं, वो यही स्प्रिंग बैलेंस से उसका वेट नापते हैं कि वो कितना केजी का है या कितना फोर्स लग रहा है। तो बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस का हम मास मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ये इसका मेन यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट आपको पता है कि पास्कल होता है ना। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल, तो ये आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारा प्रेशर तक हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रस्ट। आप थ्रस्ट से क्या समझते हैं। तो देखिए हमने बताया था थ्रस्ट वो फोर्स है जो ये अगर ये सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स जो होता है उसे हम थ्रस्ट कहते हैं, है ना। और जो प्रेशर होता है वो थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, ना कि फोर्स अपॉन एरिया। ये एक्सप्लेन किया था हमने कि जो प्रेशर होता है वो होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, है ना। बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया आपके लेवल तक, लेकिन साथ में ये मेंशन करता है जो फोर्स होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। जो फोर्स है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो उसे थ्रस्ट कहते हैं। तो थ्रस्ट का भी ऐसा यूनिट न्यूटन ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज मैनोमीटर। देखिए मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या गैस का प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, होता क्या है, इसके बारे में आगे और भी क्वेश्चन है तो यही समझा दे रहे हैं कि ये बेसिकली यू शेप का एक ट्यूब होता है जिससे एक बॉल टाइप का होता है और ये इधर ऐसा कुछ बना होता है। ठीक, अब क्या होता है, इसमें रीडिंग्स होती हैं दोनों साइड, और इसमें हमने एक लिक्विड भर देना है। ये मरकरी लिक्विड होता है। अब क्या होता है, जब ये नॉब क्लोज रहता है तो यहाँ वैक्यूम रहता है ना। तो वैक्यूम में दोनों की रीडिंग सेम आती है, मतलब कि प्रेशर यहाँ पे कोई नहीं है। अगर जब इधर से इधर कोई प्रेशर देगा तो लिक्विड इधर शिफ्ट करेगा, तो सेम चीज यही होता है। अब क्या होता है, जैसे ही हम इस नॉब को ओपन कर देते हैं, अगर हम इसे ओपन कर दें तो ये पूरा गैस से भर जाएगा। ये क्या होगा, एटमॉस्फेरिक गैस भर जाएगा इसमें। तो अगर जब ये एटमॉस्फेयर का गैस आएगा तो ये इधर एक प्रेशर लगाएगा। एटमॉस्फेयर क्या करता है, गैस रहेगा वो प्रेशर लगाएगा, तो यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर प्रेशर जनरेट करेगा। इस प्रेशर की वजह से ये लिक्विड कॉलम क्या होता है, मतलब ये मरकरी का कॉलम इधर शिफ्ट होता है। जो यहाँ तक था वो थोड़ा ऊपर आ जाता है, यहाँ इतना ऊपर चढ़ जाता है ना। तो ये और कोई और लिक्विड रहेगा तो ये प्रेशर और बढ़ेगा, तो ये और इधर शिफ्ट होगा, और वैक्यूम रहेगा तो दोनों बराबर होगा। तो ये हाइट का डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब ये कितना ऊपर जा रहा है,
इससे हम पता कर लेते हैं कि प्रेशर बाहर से कितना लग रहा है इस पे। ठीक है, तो ये मैनोमीटर का काम है। तो इस तरह ये फंक्शन करता है। होप आपको समझ में आ गया हो। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जाके या तो कमेंट कीजिए या तो फिर आप जाके डाउट सेशन में, ऐप के डाउट सेशन में आप क्वेश्चन भेज दीजिए, सर ये वाला क्वेश्चन मेरे को फिर से बता दीजिए, मैं फिर से इसे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? हमने बताया था कि अगर मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, इसे पहले हटा लेते हैं। तो हमने बताया था कि अगर आपका ये अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर की लेयर है, और एटमॉस्फेयर को भी जो अर्थ ग्रेविटी अपने तरफ खींच रही है। तो अगर हम एक कॉलम ले लें तो वो कितना प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर सरफेस पे कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, क्वेश्चन नंबर 82। अच्छा, ये एट सी लेवल क्यों कहा है? एट सी लेवल को हम लोग बेस मानते हैं। ठीक है, सी लेवल के ऊपर आपका माउंटेन होता है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा। सी लेवल के नीचे यानी वैली में जाएंगे तो भी आपका प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ऊपर जाएंगे प्रेशर डिक्रीज, नीचे जाएंगे प्रेशर इंक्रीज। तो हम ये सरफेस पे निकालना चाहते हैं, तो इसीलिए हम लोग सी लेवल का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अर्थ सरफेस है वो कहीं पे ऊपर नीचे है, तो इसलिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 सॉरी। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज नेचुरल फोर्स दैट स्लो डाउन अ मूविंग बॉडी। तो वो कौन सा फोर्स है जो किसी मूविंग बॉडी को स्लो कर देता है? तो वो इसका सिंपल सा आंसर है फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। अगर आप बॉल को छोड़ देते हो तो वो थोड़ी दूर जाके स्लो हो जाता है, और वो करता कौन है? वो करता है फ्रिक्शन, है ना। कि आपने देखा अगर मैं इसे इस पर रोल करूंगा तो ये थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा। किसकी वजह से रुकता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? जो रिलेटिव मोशन को अपोज करे। तो फ्रिक्शन क्या करता है? इसको अपोज करता है, इसे आगे बढ़ने से रोकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं फ्रिक्शन वो फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इसीलिए आपका क्या हो जाता है? आंसर होगा फ्रिक्शन होगा इसका, वो स्लो डाउन करता है। ठीक है, होप इतना समझ में आ गया हो आपको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव 2 एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। कि फ्रिक्शन के आप 2 एडवांटेज बताइए। तो हमने किया है फ्रिक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कम से कम 4 आप लोग जरूर याद रखिएगा, पेपर में आता है। तो अगर हम एडवांटेज की बात करें तो फ्रिक्शन के पहला एडवांटेज है फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हम लिख पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हम ब्रेक लगा पाते हैं, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक पाते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से मैच बॉक्स जल पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रिक्शन के एडवांटेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट गिव 2 डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। कि फ्रिक्शन के 2 डिसएडवांटेज बताइए। तो फ्रिक्शन के 2 डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज है कि वियर एंड टीयर, चीज़ें घिस जाती हैं, है ना। जैसे आप चप्पल पहनते पहनते चलते रहो, घिस जाएगा। आप पेंसिल से लिखते लिखते आपका देखो पेंसिल छोटा हो जाता है, पेंसिल घिस जाती है। ठीक है, अनवांटेड हीट जनरेट करता है। देखिए अगर आप फ्रिक्शन में लिखेंगे मतलब हीट जनरेट करना, तो ये एडवांटेज है। अनवांटेड हीट जनरेट करना ये डिसएडवांटेज है। जैसे कि अगर आप फैन चला रहे हैं तो फैन कुछ देर बाद चलने के बाद गर्म हो जाता है। अब जो हम एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम ये चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करे, ये सिर्फ पंखे को घुमाए, लेकिन जो फ्रिक्शन की वजह से वो गर्म होने लगता है, जो कि हमें नहीं चाहिए, है ना। तो ये सारे उसके डिसएडवांटेज हैं। आते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मास और वेट क्या है। देखिए जब आप मास की बात करते हो तो मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि कितना क्वांटिटी है किसी मैटर का, वो हमारा मास हो जाएगा। जैसे ये अगर हम मार्कर की बात करें तो ये मार्कर में देखिए ये अब ऊपर की कवरिंग है, ये टिप है, अंदर इंक होगा, तो ये सारी चीज़ें है ना। तो अगर ये सारा चीज़ है तो क्या क्वांटिटी क्या क्या है इसके अंदर, ये होता है इस पूरे को मिला के इसका मास। अगर हम इसे कहीं भी यूनिवर्स में कहीं भी लेते जाएं, यहाँ रखें, चाहे साउथ पोल, नॉर्थ पोल, अर्थ के बाहर कहीं पे भी ले जाएं,
तो इसकी क्वांटिटी तो नहीं बदलने वाली। अगर मैं इसे स्पेस में भी ले जाऊंगा तो हाँ, इसके अंदर यही चीज़ें रहेंगी कि ये प्लास्टिक का कवरिंग रहेगा, अंदर इंक रहेगा, ये सारी चीज़ें, ये तो चेंज नहीं होने वाली। तो इसीलिए कभी किसी का मास चेंज नहीं होता है। और मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, और ये स्केलर क्वांटिटी है। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये 1 केजी का है, ठीक है, 1 केजी का है। जैसे अगर आप मार्केट में लेने जाते हो आलू, आप कहते हो कि 1 किलो आलू दे दीजिए, तो आपको ये नहीं ना लगता कि आप इस डायरेक्शन में जो आलू ओरिएंटेड है वही चाहिए, कि नहीं जो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है उसी को, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। आलू लीजिए, पेंसिल लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो जब आप 1 केजी आलू लीजिए, भिंडी कुछ भी लेंगे, तो आप सिर्फ मास बताते हो उसका कि हमें इतना चाहिए, हमें उसके वेट से कोई लेना देना नहीं होता है ना। तो ये मास होता है। तो मास के बारे में हमने क्या क्या जाना कि जो मास होता है, पहले तो ये क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है कि कितना चीज है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ मैटर। सेकंड चीज, मास का ऐसा यूनिट केजी होता है। मास का ऐसा यूनिट क्या हो गया, केजी। थर्ड चीज, ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना, कि ये कैसा क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं, कैसा स्केलर क्वांटिटी है। मास कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो हमने बताया था कि वेक्टर में, फिजिक्स में हम नेगेटिव पॉजिटिव लगाते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए, है ना, कि अगर नेगेटिव हो गया तो उल्टे डायरेक्शन में, पॉजिटिव है तो सीधे डायरेक्शन में। तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये होगा ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अगर हम, और इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, वैल्यू क्या होता है, डज नॉट चेंज, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस। इसका जो वैल्यू है मास का, वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, कि मतलब अगर हम यहाँ पे रखे तो इसका 1 केजी है, अगर हम मून पे लेते गए तो उसका वेट मास अलग हो जाए, यूनिवर्स में कहीं ले जाए उसका मास अलग हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, मास सेम रहता है। अब आते हैं वेट पे। वेट का क्या है, देखिए वेट क्या होता है, जैसे यही ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ कितनी तेजी से या कितना फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रहा है, यही वेट होता है ना। मास क्या हुआ, मास तो सिर्फ ये हुआ, लेकिन इस मास को अर्थ कितनी तेजी से अपनी, या कितना फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रहा है, वो हमारा वेट होता है। तो वेट क्या हुआ, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। वेट क्या हुआ, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। ये एक तरह का क्या होता है, फोर्स होता है। इसका ऐसा यूनिट, अब अगर ये फोर्स है तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। आपको पता है कि फोर्स एक कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट चीज, ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या हो सकता है, मे बी नेगेटिव, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, कभी पॉजिटिव हुआ कभी नेगेटिव हुआ। और लास्ट है, इसकी वैल्यू चेंज होती है। अब देखिए फोर्स इक्वल टू क्या हुआ, फोर्स इक्वल टू हुआ mg, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है ना। यहाँ पे कुछ और है, मून पे चले जाएंगे तो अर्थ का 1/6 है ग्रेविटी, यानी 6 गुना घट जाता है ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी 6 टाइम्स घट जाएगी तो आपका फोर्स की वैल्यू 6 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो फोर्स आपका क्या होता है, वेट एक तरह से वैल्यू चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। तो वैल्यू डज चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये सारे फोर्स और वेट हैं, कि फोर्स क्या है, वेट क्या है, ये सारी चीजें हमने देखी। हमने कहा फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, मतलब सॉरी मास क्या है, मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि कितना मैटर है उसके अंदर, वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट केजी होता है, और जो कि प्लेस टू प्लेस कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो वेट क्या हुआ, वेट हो गया आपका एक तरह का, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, कि ये एक तरह का फोर्स है। अगर फोर्स है तो इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होगा, और इसका क्या होगा, ऐसा यूनिट न्यूटन हुआ, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। उसके साथ ही ये नेगेटिव भी हो सकता है, और इसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज भी होती है, ठीक है। कहीं पे 0 हो सकती है, कहीं पे
नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ भी आपका जी की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, आगे हैं आगे। तो ये हमारा मास और वेट हो गया। नेक्स्ट चीज़ है डिफाइंड वेट ऑफ अ बॉडी, नेम द यूनिट यूज टू मेजर इट। तो ये सारी चीज़ें अभी बता दिए कि वेट क्या है। वेट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स है, और जो कि मतलब वेट किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ ग्रेविटी अपनी तरफ कितनी फोर्स लगा के खींच रहे वही उसका वेट हो गया। ठीक है, और वेट का ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन पास्कल्स लॉ, डज इट अप्लाई टू गैस ऑल्सो। बिल्कुल, पास्कल्स लॉ गैस पे भी अप्लाई करता है। और पास्कल्स लॉ क्या होता है कि अगर आपने लिक्विड लिया या फ्लूइड ले लीजिए, बेसिकली ये लिक्विड पे इसीलिए होता है क्योंकि गैस आपका कंप्रेसिबल होता है। अब ये चीज़ें समझते हैं कि क्या है। तो पास्कल्स लॉ अप्लाई होने के लिए 2 कंडीशन होने चाहिए। पहला कि ये जो लिक्विड मतलब जो आप लिक्विड लीजिए ये क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, कि आप उसे कंप्रेस ना कर सकें। मतलब अगर आप लिक्विड लेके इस पे फोर्स लगाएं तो ऐसा ना हो कि वो दब जाए, है ना, सारे मॉलिक्यूल पास पास आ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होना चाहिए। और हम लोग वाटर को मानते हैं इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, लेकिन अगर आप गैस ले लो और उस पर ये अप्लाई किए तो ये क्या करने लगेगा, कंप्रेस करने लगेगा। हाँ, आइडियल गैस है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके क्लास 11th का पोर्शन है, आपको ये दे दिया है, क्वेश्चन पूछा गया तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। नहीं तो ये सारा चीज़ क्लास 11th का पार्ट है, आपको वहाँ डिटेल में पढ़ना है। पास्कल्स लॉ कहाँ पे अप्लाई होगा, कैसे, वहाँ पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप इस चीज़ को समझते रहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। अब इसका अगर ऐसा कोई वाटर है जो इनकम्प्रेसिबल या कोई लिक्विड है जो इनकम्प्रेसिबल है तो पास्कल्स लॉ उस पर अप्लाई होता है। बेसिकली पास्कल्स लॉ क्या कहता है, पास्कल्स लॉ कहता है कि अगर कोई कंप्रेसिबल लिक्विड है तो जो प्रेशर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा का पूरा। मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि एक बंदा है, उसने अपने ऊपर एक सामान लिया है, उसके ऊपर एक और छोटा सा सामान है। ठीक है, तो अगर हम, और ये बेस है, तो अगर हम पूछें कि इस जो बेस है इस पे और इसका वेट मास हम लोग ले लेते हैं, ये 50 kg का, ये 20 kg का, ये 10 kg। ठीक है, अगर हम पूछें कि ये यूनिट एरिया पे, एक फिक्स यूनिट एरिया पे ये यहाँ पे कितना प्रेशर लगा रहा है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। और फोर्स क्या होगा, यहाँ का पूरा वेट होगा। ठीक है, फोर्स क्या होगा, वेट भी क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, फोर्स होता है ना। और वेट जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। वेट कैसे लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो जो मेरा वेट होगा वो डायरेक्टली सरफेस के कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर, है ना। सरफेस के पूरा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो जो वेट होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो अगर हम वेट की बात करें तो यहाँ पे जो फोर्स प्रेशर लगेगा, प्रेशर कितना लगेगा, ये जो प्रेशर लगेगा ये 50 + 20 + 10 कितना हो गया, 80। 80 तो इसका मास हो गया, 80 क्या हुआ, मास। और m और वेट इक्वल टू क्या होता है, mg। g की वैल्यू हम लोग 10 ले रहे हैं, तो मास कितना हुआ हमारा, 50 + 20 + 10 80, यानी हमारा मास हो गया कितना, 80। ठीक, 80 kg। तो फोर्स कितना हो जाएगा, या कह लीजिए वेट वो हो जाएगा 80 × g की वैल्यू 10 यानी 800। और एरिया जो प्रेशर होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। और ये जो फोर्स होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो क्या हुआ कि फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया हो गया। और फोर्स की वैल्यू कितनी है, 800। और एरिया हमने यूनिट एरिया लिया यानी 1,
यानी प्रेशर कितना हो गया 800 पास्कल। तो यहाँ पे प्रेशर कितना आया, यहाँ का प्रेशर है 800। अब यहाँ का देखिए ये कितना उठाया है, तो इसके ऊपर कितना है 20 + 10 30, 30 × 10 300, तो ये हो गया 300 पास्कल। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पूछना चाहूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा सिर्फ 10, यानी 10 × 10 100 पास्कल। ये कुछ ऐसा है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने इसके ऊपर एक 5 kg का ब्लॉक रख दिया, तो जैसे ही आप 5 kg का रखोगे सबके ऊपर बराबर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब कि यहाँ पे अब कितना, अब यहाँ पे प्रेशर जो 10 था अब ऊपर कितना हो गया 10 + 5। अब यहाँ पे कितना प्रेशर हो जाएगा रखने के बाद 5 ऐड हो जाएगा, 5 × 10 50 सब में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 पास्कल। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ जो ऊपर पहले 10 था सिर्फ मतलब 20 + 10 30, अब कितना हो गया 35, यानी 350 पास्कल। यहाँ आप देखिए यहाँ पे तो पहले कितना था 50 20 30 80, अब हो गया 85, यानी 850 पास्कल। यानी देखिए आप तो हर जगह 50 ऐड हुआ है कि नहीं, हर जगह कितना बढ़ गया 50। पहले कितना था, पहले 100 300 800, अब कितना 150 350 850। यानी अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो हर जगह जो प्रेशर होगा वो उतना ही हर जगह बराबर बढ़ेगा, है ना। इस तो होप आपको ये समझ में आ गया, नहीं तो इसको आपको क्लास 11th में डिटेल में हम लोग पढ़ाएंगे फिर से, ठीक है। कोशिश कीजिए थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर नहीं आया तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसे फिर से जिन बच्चों को नहीं आएगा उन्हें वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल्स हो गया, ओके। व्हाट इज द फैक्टर ऑन विच द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड, कि लिक्विड का प्रेशर किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये मैंने डिराइव कराया था कि अगर आप एक लिक्विड कॉलम को रख दो, ये हमारा लिक्विड हो, तो ये जो प्रेशर बेस पे लगता है ये प्रेशर इक्वल होता है H ρg। H हमारा हाइट होता है, रो हमारा डेंसिटी होता है, और G हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। G क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो ये चीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 कुछ वैसे ही गलत मिसप्रिंट हो गए हैं कुछ चीजें, तो उसे छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91, वाई डू वी फील पेन व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड हैविंग स्मॉल पेबल्स, कि अगर आप जैसे गिट्टी कहीं बिछा हो, अब गिट्टी पे चलिए तो आपको बहुत पैर में गड़ता है, चुभता है, ऐसा क्यों होता है, यही क्वेश्चन है ना। कि अगर मान लीजिए कि अगर छोटे छोटे कंकड़ हैं आपके ग्राउंड में, अगर आप उस पर चलिए तो आपको चुभता है, ऐसा क्यों, क्योंकि जब छोटे कंकड़ होते हैं उनका एरिया बहुत कम होता है ना। छोटे छोटे कंकड़ होंगे तो उनका एरिया कम होगा। मान लीजिए इतना छोटा सा कंकड़ है तो यही ना एरिया होगा इसका, तो एरिया इसका क्या होता है, बहुत कम। इनका एरिया क्या होगा, बहुत कम होगा। अब एरिया कम होगा तो प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन या फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के। यानी अगर आप एरिया कम करोगे तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो क्या होता है, क्योंकि छोटे छोटे कंकड़ों का एरिया बहुत कम होता है जिसकी वजह से इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है। अब प्रेशर ज़्यादा लगता है तो चुभते हैं कंकड़, ठीक है। तो ये रीज़न होता है। होप क्लियर हो गया वो आपको। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 92, एक्सप्लेन हाउ इट इज पॉसिबल टू ड्रिंक अ लिक्विड यूजिंग अ स्ट्रॉ। जो आप लिक्विड किसी स्ट्रॉ से लेके यूज करके पी लेते हो, जैसे कि आपका कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक का स्ट्रॉ से हम पी लेते हैं कोल्ड ड्रिंक को, है ना। तो कैसे पॉसिबल होता है, तो क्वेश्चन हमारा ये था कि कैसे स्ट्रॉ के हेल्प से हम पी सकते हैं। तो वो हम सक्शन करते हैं ना, प्रेशर डिफरेंस का यूज करते हैं। जब हम सक करते हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर भी होता है, तो क्या होता है, उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो लिक्विड हमारे मुंह तक आता है और हम उसे पी पाते हैं, ठीक। तो ये स्ट्रॉ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर डैम मेड ब्रॉडर एट बॉटम एंड एट द टॉप, ठीक है। इसका मतलब है
कि जो हम डैम बनाते हैं, डैम देखिए नीचे आपका मोटा होता है और ऊपर पतला होते जाता है। नीचे उसका क्या होता है, मोटा। तो क्यों होता है, क्योंकि आपका डैम बहुत बड़ा होता है और बहुत भारी होता है ना। तो क्या होगा, नीचे का डैम का वो चौड़ा रहेगा तो इसका एरिया ज्यादा रहेगा। एरिया क्या रहेगा, ज्यादा। अगर एरिया ज्यादा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। यानी प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, कम। प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो धंसने का, डैम को धंसने का चांस कम होता है, वो स्टेबल रहेगा। इसीलिए हम उसका एरिया नीचे का ब्रॉड रखते हैं। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग इन ओके। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, अब अभी तक था कि ब्रीफ क्वेश्चन थे, अब ये डिटेल्ड क्वेश्चन है। तो 94 का पहला है, एक्सप्लेन इन सुटेबल डिटेल ओके द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी। तो हमारे पास इफेक्ट ऑफ फोर्स 5 इफेक्ट थे, चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन स्टेट। तो ये हमने 5 चेंज पढ़े थे, है ना, ये इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, हाउ विल इट मेजर इट, व्हाट इज द एसआई यूनिट। तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है, तो इसे देख लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ क्या होता है कि आप दो मास बॉडी लेते हो m1 और m2, है ना, कि आपने दो मास बॉडी ले लिया m1 m2 और उनके बीच का जो डिस्टेंस रखा आपने वो r। इनके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, इनके बीच का रेडियस क्या हुआ, r। तो जो फोर्स, कोई भी दो मास बॉडी को अगर आप फिक्स डिस्टेंस पे रखते हो तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स होता है F=G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। और ये जो कैपिटल G है इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, है ना। और बाकी ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि ये एक तरह का फोर्स है तो इसका ऐसा यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, डिफाइन फोर्स, ब्रीफली एक्सप्लेन। ओके, हमें फोर्स को डिफाइन करना है। तो फोर्स क्या होता है, एनी काइंड ऑफ पुल और पुश इज नोन एज फोर्स, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट इज न्यूटन, सीजीएस यूनिट इज डाइन, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। इतना सफिशियंट है आपका। उसका क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट डू यू मीन बाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या समझते हो। तो अभी बताया था कि जो एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस पे या प्रेशर लगाती है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एक्सप्लेन किया था कि हमारे सर के ऊपर भी एयर डस्ट है, वो पूरा प्रेशर लगा रहे हैं हमें। ठीक है, ओके। वाई डज फाउंटेन पेन स्टार्ट लीकिंग एट हायर एल्टीट्यूड। मतलब अगर आप फाउंटेन पेन लेके जा रहे हैं जिससे आप लिख रहे होंगे, अगर उसे आप माउंटेन या बहुत हाई पे लेके जाएंगे ना तो वो लीक करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए इसका सिंपल सा रीजन है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। अब होता क्या है, अब जब आपने ये फाउंटेन पेन लिया था तो उसमें ऐसा कुछ इंक भरा था, है ना, इस तरह का इंक रहता है, और हम पीछे से इसको प्रेशर दिए रहते हैं। मतलब प्रेशर हमने इसे थोड़ा सा, आप देखे होंगे बीच में ऐसा कपड़ा टाइप का या रुई टाइप का रहता है, उसमें जो इंक होता है उसमें पीछे रुई टाइप का या जो भी, इधर से हम क्या किए रहते हैं, प्रेशर दिए रहते हैं बहुत ज़्यादा। जब प्रेशर दिए रहते हैं तो ये इंक धीरे धीरे बाहर निकलता है, और बाहर का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा रहता है। ये दोनों एक दूसरे को, यानी जो पेन का प्रेशर है या जो इंक का प्रेशर है, इंक का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो ये धीरे धीरे इंक निकलता रहता है। लेकिन जब आप माउंटेन पे जाते हैं, आपको बताया है कि जब आप माउंटेन पे चले जाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हमने बताया ना, बहुत हाइट पे जाने पे प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ है आपका तो क्या होगा, ये बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अभी बराबर थे, अब ये क्या हो गया, इंक का प्रेशर ज्यादा हो गया एटमॉस्फेयर से। तो अब ये इंक इधर से प्रेशर ज्यादा लगा रहा है, ऊपर से उतना प्रेशर मिल नहीं रहा कि बैलेंस करे। तो ये क्या करने लगता है, इंक यहाँ से
लीक करने लगता है ना, इंक क्या करेगा, लीक करने लगेगा। तो ये रीजन है आपका। होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मैनोमीटर। तो हमने मैनोमीटर समझा दिया था कि कैसे वर्क करता है। आप लिक्विड ले डालते हो, मतलब मरकरी का, जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा मरकरी की रीडिंग बढ़ेगी। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, स्टेट पास्कल्स लॉ। तो ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि पास्कल्स लॉ क्या होता है। नेक्स्ट, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर इन एवरीडे लाइफ। तो प्रेशर का एवरीडे लाइफ में यूज है, जैसे नाइफ हो गया, चाकू, चाकू हम शार्प रखते हैं ताकि प्रेशर ज़्यादा रहे। जो पिन होता है, पिन को हम शार्प रखते हैं। जो आपका पेंसिल होता है, पेंसिल की निब देखिए आप शार्प रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रेशर के एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन नंबर 100, वाई इज वन एंड ऑफ ड्राइंग पिन कीप वाइड बट अदर इज वेरी शार्प। जैसे कि अगर आप पिन देखें तो पिन का आगे वाला हिस्सा बहुत शार्प होता है, नोकीला होता है, और पीछे का ब्लर होता है। क्यों? क्योंकि जो पिन होता है उसे हम कहीं कॉपी में या कहीं पे भी फंसाते हैं तो हमें छेद करना होता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत ना करना रहे, प्रेशर ज़्यादा लग जाए, तो इसीलिए एरिया बहुत कम करते हैं। हमने देखा कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी अगर हमारा एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम आगे का एरिया बहुत कम रखते हैं ताकि जल्दी से हमारा पिन हो जाए। पीछे का शार्प रखेंगे तो हमें पीछे से ही फोर्स लगाना है, तो पीछे हमारे उंगली में भी धस सकता है, और हमें पीछे का उतना दोनों एंड से तो हमें डालना नहीं रहता, तो इसीलिए हम पीछे का ब्लर रखते हैं। ठीक है, आगे, व्हाट इज फोर्स, एक्सप्लेन 4 इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन प्रोड्यूस गिविंग रिलेटिव एग्जाम्पल। तो हमने ये फोर्स अभी थोड़ी देर पहले देखा, फोर्स क्या होता है, उसके 5 इफेक्ट भी देखें और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, है ना। जैसे चेंज इन शेप, आप क्या करते हो, आटा ही ले लो, आटा का आप शेप बार बार चेंज करते हो। चेंज इन साइज, रबड़ को हम खींच के उसका साइज चेंज कर सकते हैं। चेंज इन पोजीशन, हम ये मार्कर को यहाँ से यहाँ रख दिए, या किताब आप इधर से इधर रखते हो तो चेंज इन पोजीशन हो गया। चेंज इन डायरेक्शन, जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो बॉल का डायरेक्शन चेंज करते हैं। और चेंज इन स्टेट, किसी को रेस्ट से मोशन मिलाना या मोशन से रेस्ट में लाना, तो वो हो गया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 102, एक्सप्लेन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल। तो मैंने बता चुका हूं कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में आपके मस्कुलर, मैकेनिकल, फ्रिक्शनल, ये सब। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, न्यूक्लियर, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गए। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, डिस्टिंग्विश बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर, राइट देयर यूनिट, व्हाट द रिलेशन बिटवीन देम। तो हमने बताया है कि थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। तो देखिए, प्रेशर हमने बताया था, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। और थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगे, है ना, वो फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है वो हमारा थ्रस्ट होता है। तो थ्रस्ट हमारा पता चल गया। प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है, और क्योंकि थ्रस्ट एक तरह का फोर्स है, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। और रिलेशन है प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो होप ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। आते हैं नेक्स्ट, ब्रीफ एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन। मैनोमीटर का ही है, तो ये हो चुका है कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये बता चुका हूं। वाई वन एंड ऑफ ड्राइंग पिन कीप्ड वाइड एंड अदर इज वेरी शार्प, ये अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को हमने किया है, तो ये हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज 4, ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज 4 में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन 5 क्वेश्चन का सलूशन दिया हुआ है। तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को ये दोबारा आपको समझाने की ज़रूरत है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि और 15 तक हैं, तो बाकी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यानी 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, तो उनको 1 बाय 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार, 3 गर्ल्स ऑफ अ एड पुल्स अ रोप विथ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, 120 न्यूटन और 170 न्यूटन। तो बना लेते हैं। चलिए, ये टग ऑफ वॉर वाला रस्सी हो गया, ये यहाँ का मिड पॉइंट हो गया। इधर टीम ए है जिसमें 3 लड़कियां हैं। पहले ने फोर्स लगाया, दूसरे ने और तीसरे ने।
लंबी सी रस्सी। अब क्या है, पहले वाले ने जो फोर्स लगाया वो है आपका 100 न्यूटन का, सेकंड वाले ने लगाया आपका 120 न्यूटन का, और थर्ड वाले ने लगाया 170 न्यूटन का। ये तीन फोर्स लग रहे हैं आपके, 100, 120, 170 न्यूटन के फोर्सेस लग रहे हैं। बीच में आपका रस्सी है। टीम बी जो है उसमें 3 मेंबर हैं जो 130, 150, 155। अब ये लोग जो फोर्स लगा रहे हैं ये 130, 150 और जो तीसरे हैं उन्होंने लगाया है 155 न्यूटन। अब पूछ रहा है who will win the tug of war, what is the resultant force, कौन जीतेगा। तो हम दोनों तरफ देख लेते हैं कितने फोर्स लग रहे हैं। तो इधर कितना हुआ 100, 120, 170 यानी 0, 9, 390, यानी इधर फोर्स लग रहा है 390 न्यूटन का। और इधर देख ले कितना फोर्स लग रहा है 130, 150 और 155। तो ये 5, 5, 10, 13, 3 कैरी 1, 435। इधर लगा 435 न्यूटन का। तो जाहिर सी बात है इधर ज्यादा है तो रिजल्टेंट फोर्स इधर, यानी टीम बी जीत जाएगा। और टीम बी कितने से जीतेगा, तो 435 में हमें माइनस करना है 390, ये 5 हो गया, ये कैरी ये 45, यानी रिजल्टेंट 45 न्यूटन आपका इधर लगेगा और बी टीम जीत जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था सब्जेक्टिव का। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हॉर्स पुल अ कार्ट विथ अ फोर्स ऑफ 1500 न्यूटन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कार्ड एंड ग्राउंड इन 1500 न्यूटन कार्ड। ओके, ये क्वेश्चन किसी ने मेरे से पूछा भी था कि एक हॉर्स है जिसने ये फोर्स लगाया इस पे कितने का 1500 न्यूटन का। ये 1500 न्यूटन का फोर्स ये किसी ने मेरे से पूछा था, और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है आपका 1500 न्यूटन। अब देखिए ये ध्यान दीजिए कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। अगर हॉर्स जो है इस कार्ट को आगे की तरफ खींच रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है आपकी 1500 न्यूटन। अब देखिए जितना फोर्स हॉर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स फ्रिक्शन हो जा रहा है। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और अपोजिट हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा 0, यानी जहां कार्ड है वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिफाइन प्रेशर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। और तो हमने प्रेशर क्या है ये पता है ना, कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर ये हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट क्या होता है पास्कल, है ना। तो इसने पास्कल ना देके कुछ और यूनिट दिए हैं। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9। अ फोर्स क्या है, अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन एक्ट ऑन अ स्क्वायर पीस ऑफ प्लाईवुड, ईच वुड साइड इज 5 मीटर लॉन्ग, कैलकुलेट द प्रेशर एक्टिंग ऑन अ प्लाईवुड। तो देखिए एक प्लाईवुड का है ना। अब क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू कितनी है आई थिंक 500 न्यूटन। अब हमें निकालना है एरिया। एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसने कहा है सब जो साइड है वो 5 मीटर लॉन्ग है, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ भी 5 ब्रेथ भी 5, यानी 5 × 5 ये आ गया 25 मीटर स्क्वायर, यानी 5/25 मीटर स्क्वायर। 25 × 2 50 हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 20 पास्कल या 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 25 2 जा 50, 50 और ये 0 ये 20 आ जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन में आंसर गलत दिया है, 20 न्यूटन लिखा है, न्यूटन नहीं पास्कल होगा, यूनिट उन्होंने गलत कर दिया है, मिसप्रिंट हो गया होगा, तो इसे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉडी स्टैंड ऑन अ ग्राउंड, द एरिया बिलो हिज फीट इज 70 सेंटीमीटर, द प्रेशर एक्ट ऑन अ बॉडी इज 7 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द फोर्स। तो देखिए इसने सब दिया हुआ है, आपको फोर्स दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है। प्रेशर आपको दिया हुआ है कितना, 7 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया की वैल्यू है आपकी 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये इधर डिवाइड इधर गया तो मल्टीप्लाई, यानी प्रेशर इंटू एरिया इक्वल टू फोर्स। प्रेशर की वैल्यू आपकी कितनी है 7 और एरिया की वैल्यू कितनी है 70, यही वैल्यू होगी फोर्स की, यानी फोर्स इक्वल टू 7 7 जा 49, 490 न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। तो इन्होंने आंसर यहाँ पे भी मिसप्रिंट हो गया है, यूनिट में इन्होंने न्यूटन पर सेंटीमीटर दे दिया है, तो सिर्फ न्यूटन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अ फोर्स एक्सर्टेड, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अ फोर्स एक्सर्टेड exert a pressure of 45 न्यूटन when act on a area calculate force। सेम क्वेश्चन ये आप अपने से कीजिए। इसमें दिया है आपको जो प्रेशर है वो 45 है और जो एरिया है वो 10 है, आपको फोर्स निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द फोर्स ऑफ 400 न्यूटन एक्सर्ट, फिर वही चीज, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फोर्स आपको दिया हुआ है कितना 400 न्यूटन और जो प्रेशर है वो दिया हुआ है 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आपको निकालना है, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया इधर गया प्रेशर इधर, तो एरिया इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रेशर। फोर्स कितना 400, प्रेशर 20, ये कितना आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ये 2 2 जा 4, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, आपको 3 ब्लॉक दिए हुए हैं, एक है ऐसे रखा गया है, एक को ऐसा है और एक जो है सॉरी कुछ ऐसा रखा गया है ना। अब आपको पूछ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसमें सबसे कम प्रेशर होगा। तो देखिए प्रेशर उसमें प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया यानी प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा प्रेशर कम। अब आप तीनों में देख के समझ में आ रहा है कि पहले में एरिया ज्यादा है तो इसका प्रेशर कम होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 भी उसी कॉन्सेप्ट पे है, तो क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14, यू वेंट टू अ लिफ्ट अ हैवी बॉक्स, द बॉक्स of gravity pulls it down towards with a force 500 newton. Your father apply upward force 220 newton below. How much force you will apply to lift the? Okay. क्वेश्चन ये है कि एक बॉक्स है, ओके, एक बॉक्स है ना, इसको जो ग्रेविटी है वो खींच रही है अपने तरफ 500 न्यूटन से। ठीक, आपके पापा ने इसके ऊपर फोर्स लगाया ऊपर की तरफ 220 न्यूटन, आप भी इसे फोर्स लगा रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, आपको कितना फोर्स लगाना होगा, है ना। तो इसको लिफ्ट करने के लिए जाहिर सी बात है 500 से ज्यादा चाहिए, तो कर लेते हैं, यानी 220 प्लस एफ ये बराबर होना चाहिए 500। देखिए इधर प्लस में उधर गया तो माइनस, यानी फोर्स इक्वल टू 500 माइनस 220, ये कितना आ जाएगा 280, है ना।
तो इसका आंसर होगा 280। आंसर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसे देख लीजिएगा। ओके, फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं है। यू वांट टू लिफ्ट अ हैवी बॉक्स, ठीक। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल इट डाउनवर्ड विथ अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन। सही है कि इसे 500 न्यूटन से है ये ऊपर की तरफ खींचना है। योर फादर अप्लाई अपवर्ड फोर्स 200 न्यूटन फ्रॉम द बिलो, हाउ मच फोर्स यू वी हैव टू लिफ्ट। यही आंसर होगा। आंसर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, उसे देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, द सरफेस एरिया ऑफ द brick is 50 centimeter square, the surface area of brick base 200 centimeter square, each is 50 न्यूटन। तो इसमें कुछ खास नहीं है। दो ब्रिक है आपके पास, एक को ऐसे रख दिया गया है ना, और एक को ऐसे रख दिया गया। दोनों ब्रिक का एरिया अलग अलग हो जाएगा। इसका एरिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों का जो फोर्स लग रहा है वो 50 न्यूटन। 50 न्यूटन इसका भी, 50 न्यूटन इसका भी। आपको कैलकुलेट करना है कि प्रेशर कितना है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना, 50/50, ये हो जाएगा 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा प्रेशर इक्वल टू 50/200 यानी 1/4, या कह लीजिए 0.25 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के ख़त्म होते हैं। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। तो ये हमारा लास्ट क्लास था फोर्स एंड प्रेशर का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्लास में जो कि फ्रिक्शन का था, फ्रिक्शन के हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए हैं, आप उसे रिवाइज कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में ज़रूर से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रिक्शन की भी डीपीपी सॉल्व करेंगे जो आपको प्रोवाइडेड है आपके ऐप में, तो हम लोग वो करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा साउंड है उस पर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।